Welcome back. You're watching Business Morning, and it's time now for our next segment, that is Economy Today, where you can send in your queries to us, and I'm just going to give you more details on that. शुक्रिया प्रियंका। एक चीज़ मैं प्रियंका आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो सवाल आ रहे हैं हमारे पास जब हम कार्यक्रम के दौरान जब चर्चा करते हैं तो जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म होता है उसके बाद सवालों की बाढ़ आ जाती है। तो ट्विटर पे जो सवाल हमें मिलते हैं वो प्रोग्राम के बाद मिलते हैं, उसका कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं क्योंकि हम अगले दिन प्रोग्राम में अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश कि जो आप सवाल करते हैं 9 से 10 के बीच में ये जो कार्यक्रम है उसके दौरान अगर आप सवाल करेंगे तो इमीडिएटली आपको आपका जवाब मिल जाएगा, तो फ़ायदा आपका उसी में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकॉनमी टुडे की। इकॉनमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए हमने बनाया है। आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, #इकॉनमी टुडे लिखिए और ट्विटर के ज़रिए आप हमें सवाल भेज सकते हैं। economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल आईडी है। आप जीमेल के जरिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग की। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में सवाल जो है उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की जिसे हम कह रहे हैं इकॉनमी टुडे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, और मानसून का उतार चढ़ाव ही हमारे किसानों का भविष्य अभी तक तय करता आया है। बारिश अगर अच्छी है तो किसान की पौ बारह, लेकिन अगर मानसून ने धोखा दे दिया तो किसान के खेत खाली पड़े रहते हैं। किसानों की इसी परेशानी को ख्याल में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है, जिससे देश के हर किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार देश के किसानों की आमदनी को दोगुना कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय मंडी बाजार जैसी योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी शुरुआत की गई है। हर खेत तक पानी पहुंचाने की कवायद के तौर पर शुरू की गई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य पानी की बूंद बूंद बचत के साथ किसान के खेत तक पानी पहुंचाना है। योजना के लिए केंद्र सरकार ने साल 2015-16 से 2019-20 तक 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% में सिंचाई सुविधा नहीं है। ऐसे में कम पानी में अधिक उत्पादन लेने के संदर्भ में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का महत्व और बढ़ जाता है। इस योजना को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन के लिए केंद्र राज्यों को 75% अनुदान दे रहा है और 25% खर्च राज्यों के जिम्मे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों को केंद्र का 90% अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए उन राज्यों को भी अच्छी फसल उगाने का मौका मिलेगा जहां बारिश कम होती है। इस योजना के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उन इलाकों के लिए वरदान है जहां किसान खेती के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। अकरम खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने बहुत ही खास मेहमान रमेश चंद जी। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो लगातार योजनाएं बनती रही हैं सिंचाई को लेकर के, और हमने देखा है कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर चलाई गई। इस बार जो आपने योजना बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कैसे अलग है और क्या खास बातें हैं जिससे कि हम उम्मीद करें इस बार ज़्यादा फायदा मिलेगा किसानों को? ऐसा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इरिगेशन में पहले भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट स्टेट लेवल पे और केंद्र के लेवल पे होती रही है। तो जो नई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसमें अलग क्या है जी? इसमें पहला तो अलग ये है कि एक विशेष ध्यान इस बात पे दिया गया है कि जो हमारा इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट होता है और जो इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर रहता है।
जी। हम इन्वेस्टमेंट तो इतनी करते हैं कि 1 लाख हेक्टेयर को पानी मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो पानी मिलता है वो 60 लाख हेक्टेयर या 70 लाख हेक्टेयर को मिलता है। तो एक तो सबसे बड़ा ये कि जो हमारा इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड है, हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे। ये एक सबसे इसका बड़ी, मतलब क्या हुआ जो पोटेंशियल क्रिएटेड है? आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की, जब आपने योजना शुरू की, उस समय के सर्वे के अनुसार मान लीजिए ये आंकड़े थे कि 1 लाख हेक्टेयर को सिंचाई मिलेगी। हाँ। लेकिन बाद में जब स्कीम शुरू होती है, वो कहीं कहीं उसमें कुछ उसके पार्ट इनकम्प्लीट रह जाते हैं। हम केवल उसके इरिगेशन कंपोनेंट की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन जो एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए इरिगेशन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो बननी चाहिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये इन 2 चीज़ों पे ध्यान जो है, कई बार हम मेजर जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है उसी पर ध्यान रखते हैं। उसके बाद पार्टिकुलरली कमांड एरिया डेवलपमेंट, कि आपने कनाल निकाल दी, लेकिन कनाल से पानी उसके साथ साथ के कुछ एरिया में मिल जाएगा, लेकिन कनाल में से आगे डिस्ट्रीब्यूटरी निकालना, छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी निकालना, और एक जो वहाँ आगे जो है कमांड एरिया को डेवलप करना, कि उनको किस हिसाब से पानी को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो एक पार्ट है जो पास्ट में जिसकी अनदेखी की गई, नज़रअंदाज किया गया, एक उसका वो है। दूसरा ये है कि इरिगेशन की जो योजनाएं हैं, कोई 5 साल में कंप्लीट होने वाली है, कोई 10 साल में कंप्लीट होने वाली है, कोई ऐसी भी है कि वो 10 साल से भी ज़्यादा होने जाए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो नया एक रोड मैप नीति आयोग से उन्होंने बनवाया है, उसमें ये कहा कि आप इसको प्रायोरिटाइज करिए। सबसे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट, कि वो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिटर्न हमें दे सकते हैं। तो उसमें हमने जो है 90 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा। कि बजाय इसके कि हम सभी को एक ही साथ एम्फेसिस करें, सबसे पहले हम उनको कि यहाँ कम से कम इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिसिंग है। मान लीजिए कोई फार्मर से लैंड नहीं एक्वायर हुई, या कोई 2 प्रदेश हैं उनका आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, या कहीं था कि रास्ता जा रहा है बीच में फॉरेस्ट लैंड, कनाल जा रही है बीच में फॉरेस्ट लैंड आ गई, वो एक्वायर नहीं हुई। अच्छा। तो इस तरह की ये जो छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर करके हम बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो एक उसमें ये है कि प्रायोरिटाइज़ किया है 90 प्रोजेक्ट को। फर्स्ट फेज़ में जो है कोई कुछ प्रोजेक्ट लिए जाएंगे, कुछ अगले वर्ष में लिए जाएंगे, ताकि जल्दी से उसके परिणाम आ सकें। So when you're talking about prioritizing projects, but then there's also is there more study being done on in terms of the kind of crop that is being cultivated in certain areas which might not be suitable for that particular area because it might be using more water which is really not required for that area. So are these kind of distinguished are also being made to ensure that the right crop is grown in the right part of the country, and then again you optimizing your resources and water? There are indirect ways of affecting crop choices. You see, if you give say free electricity or highly subsidized electricity, farmer will go for water intensive crops. But if you have right policy, okay, we will not give free electricity in those states where water is scarce things, then you will find that farmer adjust their crop pattern accordingly. Similarly, there are other policies, like if in Marathwada you are giving huge policy support to sugarcane, farmer will continue to cultivate sugarcanes. So I started a study exactly on this topic before joining Niti Aayog. What are the best regional crop plan or optimum crop plan for our major agricultural area? That study has been completed for some of the states, where they came out that if this is the water availability with us, what is the optimum cropping pattern? Then state can work out incentive structure, disincentives to ensure that the cropping pattern closely follows that. It may not exactly match. Of course. You see, we are a democratic country. We can't decide by legislation you will not grow rice here. But we create that kind of policy environment. Okay, if you are growing paddy in an area where rainfall is very low,
Food Corporation of India will not give minimum support price there. So this is one way of affecting cropping pattern. Similarly, barter pricing, through barter pricing we can affect crop choices. That if you are growing very barter intensive crop in a water scarce area, canal charge may be kept many times more for that crop compared to what are the canal charges for other kind of crop. So these are the ways to do it. प्रोफेसर साहब, अब थोड़ा सा अगर समझना चाहे इस कृषि सिंचाई योजना में पैसा, ये कहा जा रहा है कि 2020 तक आप 50,000 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया है और 6,000 करोड़ और शायद इस साल खर्च किए जाने हैं बजटरी रिसोर्सेज से। ये पैसा कहाँ खर्च होगा और कौन खर्च करेगा इसे? और जी, जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेंगी स्टेट लेवल पे, एक ताकि इसमें कोई जो एक ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स आ जाती हैं या कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, उन सब को एड्रेस किया गया है। स्टेट लेवल पे एक कमेटी होगी, क्योंकि इसमें 4 विभाग इन्वॉल्व हैं। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो उसमें केवल एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें एग्रीकल्चर कृषि विभाग इन्वॉल्व है, उसमें जो विभाग वाटरशेड से डील करता है वो इन्वॉल्व है, जो पावर एंड वाटर रिसोर्सेज है वो वाली मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसमें इन्वॉल्व है। उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है जो कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में या उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया उसकी अध्यक्षता में वो काम करेगा। मनी शेयरिंग है, जैसे आपने पहले दिखाया कि कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देगा और कुछ कंट्रीब्यूशन राज्यों को करनी पड़ेगी। तो वो एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, उसमें स्टेट से जो आ जाता है कोई कंप्लायंस रिपोर्ट तो इमीडिएटली यहाँ पर भी एक नोडल मिनिस्ट्री, चारों मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एक नोडल मिनिस्ट्री है, वो आते ही उनको तुरंत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाते हैं उसका पैसा रिलीज होता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही जी। हमारे पास कुछ सवाल भी हैं साहब। पहला सवाल जो है आइए लेने की कोशिश करते हैं ट्विटर के जरिए। आइए देखते हैं हमारे पास पहला सवाल क्या है। जो पहला सवाल ट्विटर के ज़रिए है वो 3 योजनाओं के बारे में है और ये कहते हैं 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं इसके बारे में। सिंचाई योजना, ई-नैम और शायद ई-मंडी, 3 योजनाएं थीं। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियरली लोगों को पता नहीं, हालांकि ये है तो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई। ऐसा है कि यदि आप ई-नैम को समझना चाहें, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, माफ़ कीजिए, अच्छा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और सिंचाई योजना, हाँ, आप ऐसा है कि ई-नैम को आपने समझना हो तो 2 सोर्सेज हैं। एक तो ये सोर्स है कि आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की साइट पे जाएं तो आपको डिटेल मिल जाएगी। यदि आप और डिटेल उसमें चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन विभाग है वो है स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। अच्छा, तो आप SFAC की साइट पे जाएं, आप टाइप करिए अपने गूगल में या जहाँ भी स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, तो उसमें आपको ई-नैम जो है मिल जाएगा। उसमें ई-नैम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसमें अभी 8 प्रदेशों की कितनी मंडियाँ हैं जो पायलट में ली हैं, कितनी क्रॉप्स हैं और डैशबोर्ड कौन सा है वो जो काम करता है। तो दोनों मिनिस्ट्री की साइट पे इसकी डिटेल अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस का भी, यदि वो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में 3 विभाग हैं, जो विकास की कृषि विकास की योजनाएं हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर देखता है। तो यदि ये टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, तो उनको उसके बारे में जो है विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह जो ये सिंचाई वाला इन्होंने पूछा, पहले नोडल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर होती थी, अब नोडल मिनिस्ट्री उसकी वाटर रिसोर्सेज को बनाया गया है, तो उनकी साइट से इनको ये विस्तार से जानकारी मिल जाए। मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स के जरिए सूचनाएं तो कम से कम प्रोवाइड कर रही है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी लगातार डिसेमिनेट की जा रही है। आइए देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। AIBP एंड PM KCY गुड स्टार्ट to make second green revolution happen।
मेरे ख्याल से PMKSY में अब शायद ये AIBP को मर्ज कर दिया गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक हिस्सा है। तो जैसा आपने शुरू में भी पूछा था कि कृषि सिंचाई पे पहले से भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, लेकिन जब हम 12वीं प्लान 5 वर्षीय योजना बना रहे थे, उस समय आकलन किया गया कि पिछले 5-6 साल में हमने 65,000 करोड़ रुपया खर्चा, लेकिन जो नेट एडिशन था वो 65,000 हेक्टेयर भी नहीं था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हाँ, नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटपुट आना चाहिए, उसका जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आया था। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, क्योंकि ओवर टाइम आप लर्न करते हो, उनको चीज़ों को लर्न करके उनसे एक लेसन लेकर कि एक इंटेग्रेटेड स्कीम जिसमें केवल नहर का पानी नहीं है, जिसमें वाटर शेड है, जिसमें जो है वाटर कंजर्वेशन भी इन्वॉल्व है, वाटर हार्वेस्टिंग भी इन्वॉल्व है, पॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, कुएं भी इन्वॉल्व हैं, डग वेल्स, और मीडियम और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो एक इंटेग्रेटेड सभी चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके, और कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर आप एक जो अश्योर्ड टाइप ऑफ इरिगेशन होती है, जो हमारा एक नोशन है इरिगेशन का, आप वो इरिगेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। वहाँ पर जो पानी का स्ट्रेस है उसको चेक करने के लिए आप वाटरशेड अप्रोच लेते हैं। आप उस एरिया का कंटूर, लैंड स्लोप देखकर कुछ इस तरह से कोई बंडिंग या ट्रेंचिंग करेंगे कि जो वाटर है, जितना भी वहाँ रेनफॉल होता है, वो रन ऑफ लॉस ना हो, वो उसी ज़मीन में वाटर जो है अब्जॉर्ब हो जाए और बाद में फसल उसको इस्तेमाल करे। तो ये एक इंटेग्रेटेड अप्रोच है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, और AIBP इसका एक पार्ट है। Sir, also if we talk about the kind of use of technology that is required in this scheme, and then what kind of a participation that can be seen from players who maybe have that kind of technology? Yeah, you see, the biggest role of technology is to increase irrigation use efficiency or water use efficiency. In our country, first we have a disadvantage that 17% of bird population is in our country, but if you look at our share in water sources, I think it is not more than 4%. So we are in a disadvantage situation. So first we have this limited availability of water, and secondly we don't use even that water judiciously. I compared some time back how much water you use to produce 1 ton of grain in major country. That comparison shows that to produce 1 ton of grain, we use 2 to 4 times the amount of water that is used in country like China, country like USA, Brazil and South Africa. So we can produce same amount of food with much lesser irrigation, with much lesser water, if we use proper technology. And proper technology of many types, like we are talking of drip irrigation, sprinkler irrigation, precision agriculture, ridge kind of planting. All these things result in substantial saving of water. So this is the application of technology that we need to go for this kind of things. And if you have a canal and it is not lined, you will find that seepage losses will be 30 to 40%. Okay. Now we are moving toward new concept of that water is moving like urban seepage system. It should not be visible. That we are now having, if you visit some of the industry like Jain irrigation in Jalgaon, you will find that you can carry water of a big canal in big pipes. It solves the problem of land acquisition, it solves the problem of maintenance, and above all, it checks the seepage losses. So these are some examples of how technology can help in maximizing benefit from water. Okay, we're going to come back to the discussion in just a bit, Professor Chand, but right now we need to take a quick break here on Business Morning. When we come back, we'll continue this discussion. Stay with us. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come,
Feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की और हमारे साथ प्रोफेसर रमेश चंद हैं जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। एक सवाल लेते हैं ट्विटर के ज़रिए जो हमारे पास आया है और ये है कि क्या जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है वो बैक सीट ले चुका है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। GEAG इस ट्विटर आईडी से आया है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम पे क्या टेक है सर आपका? नहीं, मुझे लगता है कि ये इम्प्रेशन जो है ये सही नहीं है कि वाटरशेड को नज़रअंदाज किया जा रहा है PMSKVY में। आप एलोकेशन देखिए वाटरशेड की और दूसरे जो 3 कंपोनेंट है उनकी, तो आप देखोगे कि वाटरशेड को कोई ऐसे इग्नोर नहीं किया जा रहा। लेकिन वाटरशेड की 2 स्पेसिफिसिटी हैं। एक तो यह है कि वाटरशेड से आपको परिणाम बहुत जल्दी नहीं मिलते, वो एक आप ओवरऑल एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उससे आपको इरिगेशन ऐसे नहीं देखने में मिलेगी जैसे कनाल से या ट्यूबवेल से या बेल से आपको दिखाई देती है। उसमें हम एक पूरे एरिया को लेकर उसमें एक वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग की अप्रोच से चलते हैं, जिसके बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट इरिगेशन वाला नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको पता चलता है कि वाटर ज़मीन के नीचे मॉइस्चर अवेलेबल है, मॉइस्चर स्ट्रेस जो है वहाँ पे कम रहेगा और ओवरऑल एनवायरनमेंट में एक इम्प्रूवमेंट आती है। और क्या इसमें PPP मॉडल पे जो निजी कंपनियां उनकी सहायता ली जा सकती है डेवलप करने में, या इसमें प्रोविज़न है? ये देखना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो वाटरशेड अप्रोच है ये दूसरों से अलग किस्म की अप्रोच है। इसमें एक प्रिसाइज मेजरमेंट जैसे आप और जगह कर लेते हैं उस तरह के प्रिसाइज मेजर इसमें जो है वो आपको नहीं करने को मिलते। और दूसरा ये होता है कि वाटरशेड का एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। माइक्रो वाटरशेड है, मीडियम माइक्रोशेड है और लार्जर स्केल्स पे आप एक गंगा का वाटरशेड है जिसमें इंटायर उत्तरांचल और वो आ जाएगा। तो वाटरशेड के भी अलग अलग जो है वो लेवल हैं। लेकिन मैं इनसे इस बात के लिए सहमत हूँ कि जो वाटरशेड की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो एनॉर्मस है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे आपको एक साल में नहीं मिलते। वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साहब अंतिम सवाल हम ले पाएंगे। डॉक्टर अलका सिंह ने अभी भी ट्वीट करके सवाल किया है कि विल प्रेजेंट रोड मैप ऑफ PM एग्रीकल्चर स्कीम्स, इन्होंने शायद सबको कंसोलिडेट कर दिया है, बी एबल टू गिव मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन। क्या ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे जा रहा है? अब वो मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन लेना ही एक उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य ये होता है ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए हम कोई बात करें चावल की कि हम 1 एकड़ से 25 क्विंटल की बजाय हम 40 क्विंटल ले सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन में ऐसे हो जाता है कि आपको वो 1 क्विंटल की वृद्धि करने के लिए जो आपको 1 क्विंटल से 1500 रुपया मिलेगा उससे ज़्यादा आपका कॉस्ट लग जाता है। तो जो अप्रोच है वो ये है कि हम उसको ऑप्टिमम लेवल तक ले जाएं जिससे कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हो, लेकिन जो फार्मर हैं उसको भी इनकम में वृद्धि हो। हम उस सिचुएशन में नहीं एग्रीकल्चर को पुश करना चाहते कि
प्रोडक्शन अकेला ही हमारा गोल है। प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा जो कृषि में खर्चे हैं उनको कम करना और किसान की आय को बढ़ाना, वो भी एक गोल है। और दोनों में मैच तब होता है जब हम ऑप्टिमम लेवल पे उस प्रोडक्शन को लेकर जाते हैं। अलका सिंह जी को मैं यही बताना चाहूँगा कि एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक रेवेन्यू फंक्शन होता है। प्रोडक्शन फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन एक ही पॉइंट पे मैक्सिमाइज हों वो कोई ज़रूरी नहीं होता, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट। तो सर लास्ट में अगर 30 सेकेंड्स में, चूँकि आप नीति आयोग में एग्रीकल्चर की पूरी टीम को हेड कर रहे हैं, जो ये सिंचाई योजना है और हम तमाम सालों से हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, सबसे कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा वहीं पे होना है, कब तक हम एक इकोसिस्टम या एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं देश में जब हम कह सकते हैं कि नहीं अब सिंचाई की जो परेशानी हो किसानों को नहीं होगी, एक लॉन्ग टर्म व्यू? नहीं, अभी देखो प्लान तो यही किया है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके 4-5 साल में ही हम इसके एक काफ़ी कुछ इसमें हासिल कर लें। अच्छा। लेकिन उसका एक दूसरा कंपोनेंट है कि कई जगह हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी ही इतनी कम है, तो उसमें जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, अब जब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात आ जाती है, फिर स्टेट्स का आपस में एग्रीमेंट और बहुत सारी चीज़ें, तो वो उसको मैं कहूँगा कि ये 2 फेज हैं इरिगेशन के। एक जो इस तरह की योजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वगैरह नहीं है, तो इस तरह बाकी जो योजना है उनके गोल हम 4-5 साल में अचीव कर लेंगे। लेकिन जो इंटरलिंकिंग रिवर वगैरह और जो सेकंड फेज़ में हमें करना है कि अल्टीमेटली सरप्लस बेसन से डेफिसिट बेसन पे पानी को ले जाना, उन चीज़ों में समय लगेगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने। धन्यवाद। And with that, we come to the end of Business Morning today. But before we leave, let's get you a quick check on how the markets have been performing all this while. Well, the market's still up in trade today, but marginally just about 11 points up at 28,134 level. And the gainers and the losers, State Bank still leading the pack. Asian Paints, Cipla, NTPC and Infosys all up, while the losers on the charts are Coal India, Power Grid, TCS, GAIL and HDFC. तो चलते चलते एक बार आपसे फिर से वही गुजारिश कि जब भी आप सवाल करते हैं प्रोग्राम के बीच में सवाल करें, और जो अगले दिन का टॉपिक है उस पर अगर आप सवाल छोड़ना चाहते हैं economytoday.ddnews@gmail.com पर आप सवाल छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी प्रियंका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।